मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीताराज। आज बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो आज भी लोगों के, युवाओं की दिलों पर राज करते हैं। भगत सिंह खाली एक इंसान नहीं थे, भगत सिंह एक विचारधारा थी। और इंसान मर जाते हैं मगर विचारधारा कभी मरती नहीं है। भगत सिंह एक किसान परिवार में पैदा हुए थे, जन्मे थे। और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में सुबह 8:45 पर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर छोटे से गांव में। गांव का नाम था बंगा और जरनवाल तहसील में ये बंगा गांव पड़ता था। और उस समय वहां का जो जिला होता था वो था लियालपुर, आज वो फैसलाबाद है। भगत सिंह एक किसान परिवार में पैदा हुए थे और बहुत नामी ग्रामी किसान परिवार में उनका लालन पालन हुआ था। यूँ तो भगत सिंह के पिताजी और उसके चाचा जी किसान थे, मगर भगत सिंह के पिताजी एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत नाम कमा रखा था। और किसी भी राजनीतिक दौर का राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई क्रांतिकारी हो, उनका जिसको भी अगर बैकग्राउंड मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो उसके मन में वैसे ही विचारधारा पनपने लगती है। तो भगत सिंह भी एक ऐसे परिवार से थे जिनके पिताजी खुद समाज सेवक थे। भगत सिंह जब जवान 16 साल की उम्र में आए तो भगत सिंह का एक एडमिशन हो गया बहुत अच्छे कॉलेज में, लाहौर की नेशनल कॉलेज में। लाहौर की एक नेशनल कॉलेज थी जिसकी स्थापना खुद लाला लाजपत राय ने की थी। और भगत सिंह ने लाहौर की नेशनल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। वो कॉलेज ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाई, मगर कुछ 5-7 साल के अंदर भी उन्होंने इतना कुछ कर लिया कि आज वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लोगों के लिए आज भी वो रोल मॉडल है, लोगों के, युवाओं के हीरो हैं आज भी वो। नेशनल कॉलेज के अंदर एक क्लब होता था जिसका नाम था ड्रामेटिक क्लब। तो भगत सिंह उस ड्रामेटिक क्लब के मेंबर थे। ड्रामेटिक क्लब के अंदर काम क्या होता था? ड्रामेटिक क्लब के अंदर आपको अगर ड्रामा सीखना है तो आप ड्रामे की लाइन में जा सकते हैं, आपको एक्टिंग सीखनी है तो आप एक्टिंग की लाइन में जा सकते हैं, आपको पत्रकारिता सीखनी है या डिबेट करना है तो उस लाइन में जा सकते हैं, आपको राजनीति सीखनी है तो आप उस लाइन में जा सकते हैं। तो भगत सिंह ने राजनीति की लाइन चुनी, क्रांति की लाइन चुनी और भगत सिंह की राजनीतिक सफर वहां से शुरू होता है। शुरू में तो भगत सिंह गांधी जी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि बच्चे ही थे और गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। लेकिन जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जनरल डायर ने भारत के काफ़ी निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद में भगत सिंह के और उस समय की कांग्रेस के विचार कुछ मिले नहीं। विचार मिले इसलिए नहीं मिले क्योंकि उस समय जो एक आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन, उस असहयोग आंदोलन को थोड़े दिन के बाद में 1925 में एक कांड हुआ था, चोरी चोरा। 1922 में एक कांड हुआ था, चोरी चोरा। तो उस चोरी चोरा कांड में जब हुआ तो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। और उस आंदोलन को जब वापस लिया गांधी जी ने तो उस समय के जो युवा क्रांतिकारी थे उनके मन में खटास पैदा होगी, उनको वो जो ना अखर गया काफ़ी। और ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने डरके मारी वो आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी कोई लंजू पंजू नेता नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ये जानते थे कि लंबे समय तक किसी भी आंदोलन को चलाया नहीं जा सकता। लंबे समय तक युवाओं के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ये जागृति पैदा नहीं की जा सकती है। गांधी जी को लगा कि अगर ये आंदोलन बेइज्जती करवा के बंद हो, इससे अच्छा कि पॉइंट मिल गया है, उस पॉइंट को लेकर के ही इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। तो गांधी जी की जो सोच समझ थी वो उनकी अलग अपनी सोच समझ थी। तो गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया और इसलिए ही कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी थी उस समय। और उसके बाद में एक स्वराज्य दल का गठन हुआ था 1923 में। उसके बाद में एक टीचर थे इनके, भगत सिंह जी के एक अध्यापक थे, उनका नाम था जयचंद विद्यालंकार। जयचंद विद्यालंकार एक वो अध्यापक थे जिन्होंने भगत सिंह को कहा कि जैसे आपके विचार हैं, जो आप करना चाहते हैं,
जो आप क्रांति करना चाहते हैं या आप जिस क्रांति के रास्ते पर चल करके आप इस देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक संगठन बनाने की ज़रूरत है। तो इस संगठन बनाने की जो प्रेरणा जो मिली उनको, वो उनके अपने अध्यापक जयचंद विद्यालंकार से मिली, क्योंकि वो जानते थे कि गांधी जी जिस रास्ते पर चल करके, जिस अहिंसा के रास्ते पर चल कर गांधी जी जो आज़ादी पाना चाहते हैं, उससे आज़ादी तो आ जाएगी एक दिन, मगर व्यवस्था नहीं आएगी। व्यवस्था वही रहेगी जो अंग्रेजों की है। अंग्रेज चले जाएंगे, लोग बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। और आज सत्य है कि आज इतनी साल बाद भी आज वो जो भगत सिंह ने जो कहा वो वाकई सही फिट हो रहा है। आज लोग बदले हैं, सत्ता का स्थानांतरण हुआ है, मगर व्यवस्था नहीं बदली है। इतनी पुरानी बात, इतने पुराने जमाने में भगत सिंह ने ये बात की थी जो आज हो रहा है। तो उस दौर में इस दौर में कोई फर्क नहीं है। तो भगत सिंह ने फिर अपना एक नया दल बनाया, एनएसबी। एनएसबी बनाया, नौजवान भारत सभा के नाम से बनाया। उधर ये सारे के सारे जो नौजवान भारत सभा के जितने भी कार्यकर्ता थे, ये जा करके वहाँ पे फिर चंद्रशेखर आज़ाद से मिलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का एक दल था जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर ये NBS जो है उसके अंदर मर्ज हो गया। फिर इन्होंने मिलकर के काम शुरू किया। उसके बाद में जब इन्होंने 1928 में की क्रांति के लिए इन्होंने एक सभा बुलाई लाहौर के अंदर, वहाँ पे पंजाब के अंदर। तो उस सभा के अंदर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। वो घोषणा पत्र बहुत लंबा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, किसी दिन और उस घोषणा पत्र के बारे में बताऊंगा। तो उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भगत सिंह उसके अंदर, और उसके अंदर जो ना सेक्रेटरी हुए उस जो संगठन बनाया था उसके अंदर। और इस प्रकार से इन्होंने मिल करके वहाँ पे जो काम किया। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े, इनमें समझ आती कि जिस प्रकार से हम बम धमाके करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनसे आज़ादी आने वाली है नहीं। क्योंकि 1927 में लाहौर में एक बम धमाका हुआ था, लाहौर की गलियों के अंदर दशहरे के टाइम पे। उसमें भगत सिंह को एक शक की बिना पे गिरफ्तार कर लिया गया था। आपने एक फोटो देखी होगी, चारपाई पे बैठी हुई भगत सिंह को, उसके अंदर जो बेड़ियां डली हुई हाथ पैरों के अंदर, और एक सरदार जी आगे बैठे हुए हैं। वो सरदार जी मामूली व्यक्ति नहीं है, वो सरदार जी उस समय के DSP CID लाहौर हैं, जो भगत सिंह को समझा रहे हैं कि बेटा कोई ऐसा रास्ता ना अपनाना कि जिससे आपका लाइफ खराब हो जाए। वो तस्वीर बहुत फेमस है। जब भी भगत सिंह का जन्मदिन आता है तो बहुत सारे लोग उस तस्वीर को अपनी DP पे लगाते हैं। भगत सिंह की जितनी भी तस्वीरें भगवान दुनिया में घूम रही है, उसमें 4 ओरिजिनल फोटो हैं, बाकी तो सब बनाई हुई फोटो हैं। उसके बाद में भगत सिंह को 40,000 की मुचल के ऊपर 40,000 की जो ना जमानत पे भगत सिंह को छोड़ दिया। उसे लाहौर की गलियों के जो बम धमाका हुआ था उसमें छोड़ दिया गया। उसके बाद में सैंडर्स कांड हुआ। उसके बाद में इन्होंने दिल्ली असेंबली पे एक बम फेंकने की योजना बनाई, क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि, क्योंकि भगत सिंह के पास उस वक्त कोई प्लेटफार्म नहीं था। उस वक्त देश में सबसे बड़ा प्लेटफार्म था कांग्रेस पार्टी, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी, आज वाली नहीं। और उन क्रांतिकारियों को प्लेटफार्म नहीं मिलता था। तो भगत सिंह खुद चाहते थे कि मैं अपनी गिरफ्तारी दूं ताकि मुझे प्लेटफार्म मिले। तो भगत सिंह और उसके ग्रुप के लोग, और उनके साथ में भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त भी थे, उन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम फेंकने का एक प्लान बनाया। दिल्ली असेंबली पर बम फेंकने का प्लान बनाया, जिसमें वो बम को कैरी करके लाए थे बटुकेश्वर दत्त। और वो बम फेंक करके वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, वो किसी को मारने के इरादे से उन्होंने बम नहीं फेंका था। वो सिर्फ उस अंग्रेज असेंबली को, उस अंग्रेज सत्ता को जगाना चाहते थे, उन कृतियों, उन अत्याचारों के बारे में उनको जताना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे। उस बम के अंदर उन्होंने इस प्रकार के कागज वागज भर रखे थे जिससे धुआं धक्कड़ हो गया था और आवाज़ हो गई थी। और उन्होंने बम भी ऐसी जगह फेंका जहाँ पर किसी को चोट नहीं लगी थी। और उस सभा के अंदर हमारे उस समय के जो है ना विट्ठल भाई पटेल भी बैठे थे, और उस समय मोतीलाल नेहरू भी उस सभा के अंदर थे, उस असेंबली में अंदर बैठे हुए थे। किसी को चोट नहीं आई थी। लेकिन जब थोड़ा माहौल चेंज हो गया तो भगत सिंह और जो भगत सिंह के जो साथी थे वो लगातार एक ही नारा दे रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और वो जो पर्चे थे वो उनको वो उड़ा रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे। कि उन पर्चों में जो लिखा हुआ था, उन पर्चों
के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था। अगर वो पर्चे जनता तक पहुंचते तो बहुत बड़ी कयामत आ जाती। तो उनको जब जो धुआं धक्कड़ जब बंद हुआ तो अंग्रेजी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त भी एक बहुत सच्ची पत्रकारिता करने वाले थे। उस समय का एक अखबार था, उस अखबार का नाम था हिंदुस्तान टाइम्स में एक पत्रकार था। उस पत्रकार को एक पर्चा, उस पत्रकार ने उसमें से एक पर्चा निकाल लिया और उस पत्रकार ने उस पर्चा निकाल के उसको अखबार अपने उस अखबार में छाप दिया, शाम की न्यूज़ के अंदर। और वो पूरे देश के अंदर जो अखबार थी, जो खबर थी भगत सिंह की, वो फैल गई। उसके बाद से भगत सिंह के पत्रकार सुनने लगे, मीडिया सुनने लगी, अखबारों में उसके लेख लगे छपने लगे, उसकी बात लोगों तक पहुंचने लगी। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो अगर ये रोल मॉडल बन गया भारत के युवाओं का तो बहुत बुरा हश्र होगा, तो अंग्रेजों ने उसको पकड़ करके काले पानी की जेल में बंद कर दिया। काले पानी की जब जेल में बंद किया गया तो उसके जो पुराने और भी केस थे, जो सैंडर्स केस था, जो सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी को मारा था उन्होंने, जिस अंग्रेज अधिकारी ने लाठियों चलवाई थी, लाठी चार्ज करवाया था लाला लाजपत राय पे, उस अधिकारी को इन्होंने मार दिया था गोली से भगत सिंह ने। उस कांड में भगत सिंह काफ़ी दिन तक फरार रहे थे, लेकिन बाद में पकड़े गए थे और उसी वजह से भगत सिंह को फांसी हुई थी। उस सैंडर्स कांड के अंदर, उस बम कांड के अंदर नहीं हुई थी। तो भगत सिंह चाहते थे कि आज जो भारत, हम जिस भारत में बैठे हैं, ये भारत की कल्पना भगत सिंह ने या किसी क्रांतिकारी ने नहीं की थी। भगत सिंह का सपना था कि भारत जब आज़ाद हो तो भारत के अंदर अपना तंत्र हो, अपनी व्यवस्था हो, भारत में कोई गरीब ना हो, भारत में कोई बेरोजगार ना हो, भारत में कोई भूखा ना हो, भारत में कोई भ्रष्टाचार ना हो, भारत में चोरी चकोरी कुछ भी ना हो। वो इस प्रकार के भारत की जो ना कल्पना करना चाहते थे। और जब इन्होंने असेंबली में जो बम फेंका था, उस बम फेंकने का कारण था, जब ये बम फेंकने आए तो सबसे पहले तो ये खुद अपनी गिरफ्तारी देने आए थे। वो बम इसलिए फेंका गया था, उस समय अंग्रेजों की असेंबली में 2 बिल पास हो रहे थे भारतीयों के खिलाफ, क्रांतिकारियों के खिलाफ। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसका सेफ्टी बिल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस बिल को पेश किया जा रहा था। दूसरा बिल था कि उस समय जो मजदूर लोग थे, जो व्यापारी लाला लोग थे, उनके पास जो काम करते थे, उनके आपस में जो ना मैच नहीं खा रहा था जो दाढ़ी मजदूरी को लेकर के, तो हड़ताल करने लगे थे मजदूर। तो लाला लोगों ने, व्यापारी लोगों ने छोड़ा कि इससे तो हमारा व्यापार खराब हो जाएगा। तो उन्होंने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि कोई ऐसा कानून कायदा, कोई ऐसा नियम बनाओ ताकि ये क्रांति ना कर सके, ये छोड़ ना सके। तो फिर अंग्रेजों, व्यापारियों को कहने से अंग्रेजों ने एक दूसरा बिल बनाया, जिस बिल का नाम है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। जबकि ना तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल का उसमें कोई लेना देना था और ना पब्लिक सेफ्टी बिल का कोई लेना देना था। ये सिर्फ क्रांतिकारियों का आवाज़ दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए दोनों बिल बनाए जा रहे थे। और इनकी खिलाफत करने के लिए इन्होंने असेंबली पर बम फेंका था, ये जताने के लिए अंग्रेजों को कि हम ऐसे नहीं होने देंगे। तो ये ऐसे थे भगत सिंह। भगत सिंह के जो विचार थे, वो विचार आज भी युवाओं को लाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज भी वही शासन व्यवस्था चल रही है जो भगत सिंह और वो क्रांतिकारी जो हटाना चाहते थे, वो आज भी वही चल रहे हैं। क्योंकि आज भी क्रांतिकारियों का सपनों का भारत नहीं बना है। आज भी अगर क्रांतिकारियों की सपनों का भारत अगर बनाना है भारत के नौजवान युवाओं को, तो आज फिर क्रांति करनी है। आज क्रांति इसलिए नहीं करनी कि हमें अंग्रेजों को मारना है या किसी को मारना है। आज क्रांति करनी, हमें व्यवस्था को चेंज करनी, व्यवस्था के खिलाफ क्रांति लाने की जरूरत है। जब तक नौजवान मिलकर के इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्रांति नहीं लाएंगे, इस देश की जो अंग्रेजी व्यवस्था है वो बदलेगी नहीं। और जब तक अंग्रेजी व्यवस्था बदलेगी नहीं, जब तक ये लूट मार, ये काला धन, पीला धन, ये ऐसे होता रहेगा, ऐसे बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी ऐसे बढ़ती रहेगी दिन प्रतिदिन। और ये जो काले अंग्रेज जो बैठ गए सत्ता के ऊपर, ये ऐसे हम और आपको लूटते रहेंगे, आपका हमारा टैक्स, आप पैसे पे मौज करते रहेंगे। तो आज फिर एक बार देश के युवाओं को मिल करके क्रांति की जरूरत है। और वो क्रांति आज लड़ने मरने के लिए नहीं है, आज ये क्रांति किसी अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं है। आज ये क्रांति सिर्फ शासन व्यवस्था के खिलाफ है, जो अंग्रेजों की दी हुई देन है, उस शासन व्यवस्था को बदलने के लिए, ताकि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को बदला जा सके और भारत की शासन व्यवस्था को, भारत के तंत्र को लागू किया जा सके, ताकि भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र बना सके, एक स्वावलंबी भारत बन सके, एक स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य आ सके। अगर देश को पूर्ण स्वराज्य बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, स्वदेशी बनाना चाहते हैं, तो आज भी वैसे ही युवाओं की जरूरत है जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में युवाओं ने तन मन धन से अपना
योगदान आज़ादी की लड़ाई में दिया था। आज भी अपने आज के युग के युवाओं को भी इस विदेशी तंत्र को बदलने के लिए, इस भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी को बदलने के, सरकारों को बदलने के लिए आज फिर क्रांति की जरूरत है। तो आज नहीं तो कल ये क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति जब तक नहीं करेंगे तो जब तक ये भ्रष्टाचार, ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये भुखमरी दिन प्रतिदिन विदेश में बढ़ती रहेगी। अब सोचना आपको है, सोचना युवाओं के, क्या जो हो रहा है उसको या तो उसको होने दे, सहन करते रहे, या फिर बदलना चाहते तो पहले युवाओं को खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस समाज को बदलना चाहते हैं, जिस समाज की बदलने की कल्पना करना चाहते हैं, उस समाज को बदलने के लिए पहले अपने आप को बदलना होगा। तो मैं सभी देश के युवाओं से ये अपील करता हूँ, ये विनती करता हूँ, देश के अंदर अगर बदलाव चाहते हो, देश की समाज में बदलाव चाहते हो, देश की राजनीति में बदलाव चाहते हो, देश की शासन व्यवस्था में बदलाव चाहते हो, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को बदलना चाहते हो, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हो, अंग्रेजों की कर व्यवस्था को बदलना चाहते हो, तो आओ फिर एक बार मिलकर फिर क्रांति करते इस व्यवस्था के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।